बीजेटी में अभी कंपैरेटिवली काफ़ी, क्योंकि 2 जंक्शंस हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बट अदरवाइज़ दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग। अगर समझ के करोगे तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे, जस्ट डायरेक्टली बुकिश लैंग्वेज पे जाओगे, फिर थोड़ा टफ लगता है, बट अदरवाइज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टॉपिक। सो वी आर गोइंग टू स्टडी एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद मी। आप कुछ कहना चाहते हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, या कोई आपको कोई और डिफ़िकल्टी अगर आ रही है तो एनीथिंग आपकी तरफ से, कोई भी any discussion with me, anything you want to say? yes बेटे, आपके CRs कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? so I'm recording this lecture also, बट ये है कि अभी वो मेरा LMS पे पता नहीं क्यों जा नहीं रही है लेक्चर्स। देर इज़ सम प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, सो बट आई एज सुन एज दैट इज़ रेक्टिफाइड तो आई विल लेट यू नो, फिर मैं उसमें डाल दूँगी। एंड दिस इज़ अबाउट FET। तो FET की जैसे लास्ट टाइम भी हमने कंस्ट्रक्शन की थी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, तो वी हैव सीन दैट देयर आर 2 types of FET, N channel FET and P channel FETs। दोनों के सिंबल्स अलग अलग हैं। P channel FET को हम N channel FET को इस तरह से शो करते हैं। देर आर 3 पार्ट्स, गेट, सोर्स एंड ड्रेन, जिसमें अंदर को एरो लगा है, इसका मतलब गेट आपका P टाइप है, तो सोर्स और ड्रेन और चैनल वो N टाइप होंगे। सो दिस इज़ द सिंबल फॉर N channel FET। और P चैनल FET के लिए सिर्फ एरो की डायरेक्शन का डिफरेंस है, उस केस में एरो बाहर को लगा होगा, इसका मतलब हमारी चैनल, सोर्स एंड ड्रेन सारे P टाइप हैं और गेट इज़ ऑफ N टाइप। सो दिस इज़ फॉर P चैनल एंड दिस सिंबल इज़ फॉर N चैनल। सो हम N चैनल इज़ द मोस्ट फास्ट चैनल बिकॉज उसमें मेनली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस N चैनल। सो N चैनल के केस में इसमें दोनों तरफ P टाइप लेयर डिपॉजिट की होती है, इसके अंदर इधर भी P टाइप लेयर डिपॉजिट की होती है, एंड दिस बोथ साइड्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड कॉमन टर्मिनल जो है इनका दैट इज़ ये P टाइप है, ये P टाइप है, इसको हम कहते हैं गेट। इसका कोई भी कॉमन टर्मिनल कहीं से भी ले सकते हो, लेट दिस बी द गेट टर्मिनल। यहाँ से कोई भी आप जो भी पोटेंशियल यहाँ पर दोगे वो दोनों तरफ जाएगा। सो ये P टाइप है, बीच में ये N टाइप है। सो N टाइप में से जो आप टर्मिनल लेते हो उसको हम कहते हैं सोर्स। एक तरफ टर्मिनल लेते हैं वो सोर्स कहते हैं, दूसरी तरफ जो टर्मिनल ड्रॉ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ड्रेन। और सोर्स और ड्रेन के बीच में पोटेंशियल इस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये सोर्स भी N टाइप है, ड्रेन भी N टाइप है, पूरी एक ही स्लैब है, तो हम सोर्स को फॉरवर्ड बायस करते हैं और ड्रेन को रिवर्स बायस करते हैं। उन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल अप्लाई होता है वी कॉल्ड इट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। और जो गेट है वो कंट्रोल करने के लिए है, तो उसमें 2 केसेस आप ले सकते हो, आइदर यू कैन गिव रिवर्स बायस टू गेट, या फिर आप 1 वे की को ओपन रखो और कोई भी पोटेंशियल ना दो उस केस में। सो 2 पार्ट्स में हम इसकी करैक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। 1 इज़ ए टिपिकल केस, और इसमें जो पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो गेट और सोर्स के बीच में, दिस इज़ रिटन एज VGS। सो देर आर 3 वोल्टेजेस, VDS, VGS, सॉरी 2 वोल्टेजेस हैं, VGS एंड VDS, और एक ही करंट है जो इसमें फ्लो करता है, जिसका कन्वेंशनली ये डायरेक्शन है, इट गोज़ अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव एंड इट एंटर्स एट दिस ID। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन इसमें इस डायरेक्शन में मूव करते हैं फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। इन N चैनल FET इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। सो 3 टाइप की वोल्टेजेस हैं, गेट सोर्स वोल्टेज, ड्रेन सोर्स वोल्टेज, एंड देर इज़ ओनली 1 करंट दैट इज़ VGS ID। इसकी वर्किंग समझने के लिए आप एक कंसिडर करो कि सपोज आपके पास यहाँ पर कोई टैप है, और ये कोई टैप है जिसके अंदर हम ये इसका जो हम घुमाते हैं ऊपर से स्क्रू टाइप जो वॉल्व होता है इसके अंदर,
सो सपोज कर लो ये टैप है और दिस टैप इज़ कनेक्टेड टू सम ओवरहेड टैंक। यहाँ पर कोई टैंक है उसके साथ कनेक्टेड है जिसमें से वाटर फ्लो करके इसके थ्रू नीचे आता है और नीचे ये वाला पार्ट जो है वो सिंक का पार्ट है। दिस इज़ योर सिंक, दिस इज़ ओवरहेड टैंक और ये इसमें वाल्व है। तो जो आपका ओवरहेड टैंक है दैट इज़ एक्टिंग एज योर सोर्स, ये सोर्स का काम करता है। सिंक जो है वो आपकी ड्रेन हो गई और जो वाल्व इसमें लगा है वो हमारा गेट का काम कर रहा है। अगर आप इस तरह से इसको समझोगे तो इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, कि ये जो बीच में से पानी आ रहा है, ये जो पाइप है, पाइप आपका चैनल है। पाइप जो है वो चैनल का काम कर रही है। दिस इज़ योर चैनल, क्योंकि सोर्स और ड्रेन के बीच के पार्ट को हम यहाँ पर भी चैनल कहते हैं। दिस इज़ अवर चैनल। और जो कंट्रोल करता है वाटर का फ्लो, जो वाल्व है वो गेट है। और सोर्स से सिंक तक वाटर कब आएगा? अगर सोर्स की हाइट ज़्यादा होगी, ड्रेन की हाइट कम होगी। तो ऑन द सेम लाइंस इफ़ ड्रेन इज़ एट पोटेंशियल डिफरेंस, जो ड्रेन पे है वो अगर सोर्स से ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच में सम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओनली देन द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। सो सेम वो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे यहाँ पर हाइट का डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसी तरह से यहाँ पर वोल्टेज का डिफरेंस है। ड्रेन को हम हायर पोटेंशियल पे रखते हैं, सोर्स को हम लोअर पोटेंशियल पे। नेगेटिव इसीलिए सोर्स को दे रहे हैं, दैट इज़ एट लोअर पोटेंशियल एंड ड्रेन इज़ एट हायर पोटेंशियल। सो दैट्स वाई देर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। और जो गेट है उसको आप क्लोज भी कर सकते हो, जैसे आप टैप को क्लोज करते हो बाय गिविंग इट सम पोटेंशियल, क्योंकि आप गेट को रिवर्स बायस करते हो। नेगेटिव, जैसे पी टाइप हैं तो आपने दोनों तरफ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। और सेकेंडली दो केसेस में हमने इसको स्टडी करना है। द फर्स्ट केस इज़ अगर VGS ज़ीरो है, सेकेंड केस इज़ व्हेन VGS इज़ नॉट ज़ीरो रेदर लेस देन ज़ीरो। नेगेटिव एन चैनल के केस में आप इसको नेगेटिव लगाते हैं। तो दो अंडर टू कंडीशंस आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करोगे। VGS ज़ीरो के लिए डिफरेंट केस है, VGS अगर नेगेटिव देते हो तो डिफरेंट है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि देयर आर टू डिप्लीशन रीजन्स है, दो डिप्लीशन रीजन यहाँ पर बनते हैं। एक ऊपर वाली साइड पे बनेगा यहाँ पर और एक नीचे वाली साइड पे बनेगा यहाँ पर। P और N जब भी इकट्ठे होंगे तो दो डिप्लीशन रीजन बनेंगे। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ड्रेन वाली साइड पे जो डिप्लीशन रीजन है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा थिकनेस उसकी होती है, और जो आपकी सोर्स वाली साइड है, सोर्स वाली जो साइड है वहाँ पर उसकी विड्थ कम होती है। वेज शेप्ड रीजन क्यों बनता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस तरह से समझिए कि ये सोर्स है एक तरफ और एक तरफ ये ड्रेन है, उनके अंदर कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, क्योंकि जो हमारा चैनल है वो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस का काम करता है। मान लो ऐसे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और सोर्स और ड्रेन के बीच में मान लो आपने 4 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये 0 वोल्ट पे है सपोज और ये 4 वोल्ट पे है, या ये 2 वोल्ट पे है तो ये 6 वोल्ट पे है। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट्स का दोनों के बीच में। तो अगर हम 0 और 4 का केस लें सिंपल, तो हर पॉइंट पे कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मान लो 4 रेजिस्टेंस लगे हैं वहाँ पर, तो 4 रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम्स हो गया। मान लो एक ओम का रेजिस्टेंस है सारा, तो टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम्स का हो गया। तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस इसमें करंट कितना फ्लो किया, इसका मतलब पूरे के बीच में बता सकते हो। 4 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा, ईच इज इक्वल टू 1 ओम। तो हर एक के इसमें टोटल करंट कितना फ्लो करेगा इस सर्किट में। मान लो ये चैनल है आपका, जो क्योंकि चैनल जब भी इलेक्ट्रॉन्स ने सोर्स से ड्रेन में जाना, दे विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ अपोजिशन, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही ना चैनल। तो हम वो देखना चाहते हैं कि उसमें फिर वोल्टेज ड्रॉप हर पोर्शन में कितनी होगी। तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा। मान लो सोर्स और ड्रेन के बीच में 4 रेजिस्टेंस हैं, चारों सीरीज़ में लगे हैं, एक ओम का, टोटल रेजिस्टेंस बन गया आपका 4 ओम, 4 वोल्ट्स वोल्टेज है, तो करंट कितना फ्लो करेगा। एनीवन? यस, 1 ठीक है, 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर करंट हर एक के क्रॉस में जाएगा, तो हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना हो जाएगा। यहाँ तक 1 ओम है, इसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया,
हर एक के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे आगे चलते हैं अब उसमें हम देखें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस तक 1 वोल्ट का, जब सेकंड रेजिस्टेंस इकट्ठा हो जाएगा यहाँ तक जाते जाते 2 वोल्ट्स हो जाएगा, थर्ड तक जाते जाते 3 वोल्ट्स हो जाएगा और फोर्थ तक जाते जाते टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तक ऐड होके 4 वोल्ट्स हो जाएगा। इज़ इट ट्रू? 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। इसका मतलब ये जो VDS है ये हर जगह पर सेम नहीं है। ये नहीं है कि अगर हम कहें कि हमने 4 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस दिया सोर्स और ड्रेन में तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट है, यहाँ पर भी 4 वोल्ट है, यहाँ पर भी 4 वोल्ट है, यहाँ पर भी। नो, देयर इज़ ए पोटेंशियल ड्रॉप, देयर इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। सो टोटल अगर यहाँ पर 0 वोल्ट्स है, यहाँ पर अगर 4 वोल्ट्स है तो वो यहाँ तक आते आते ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो टोटल 4 वोल्ट्स हो जाएगा। दिस आई वांटेड टू एक्सप्लेन। सो एज ए रिज़ल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जिसका मतलब इंक्रीज़ कर रहा है जैसे जैसे हम सोर्स से ड्रेन की ओर जाते हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ड्रेन वाली साइड पे है और सबसे कम जो है वो सोर्स वाली साइड पे है। एंड सेकेंडली सोर्स वाली साइड फॉरवर्ड बाइस्ड है, ड्रेन वाली साइड रिवर्स बाइस्ड है। सो दिस इज़ द रीज़न कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ड्रेन वाली साइड पे ज़्यादा होने की वजह से जो ये वेज शेप्ड रीजन बनता है वो उसकी विड्थ सोर्स वाली साइड पे कम है और ड्रेन वाली साइड पे ज़्यादा है। इज़ दिस पॉइंट क्लियर? ये समझ आ गया बेटे? क्योंकि पोटेंशियल ड्रेन वाली साइड पे ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बनेगी, क्योंकि हम पहला केस ले रहे हैं कि ये ओपन है और VGS आपने ग्रेड को कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया, तो जो भी डिप्लीशन बनेगा वो सिर्फ ड्रेन वोल्टेज की वजह से बनेगा कि ड्रेन के ऊपर कितना पोटेंशियल है। तो ड्रेन वाली साइड ज़्यादा रिवर्स बाइस्ड है इसलिए एज़ कम्पेयर टू सोर्स। तो इस तरह पोटेंशियल जो वेज शेप्ड रीजन है इसलिए बनता है कि इधर मोटा बनेगा या डिप्लीशन रीजन, इधर पतला बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स ने इस रीजन में से जाना है। अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स साथ ही में स्टडी करते हैं। एक इसमें है आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। वर्किंग अदरवाइज सिंपल है। जैसे जैसे आप VDS जैसे शुरू में आपने 0 वोल्ट अप्लाई किया, जब आपने 0 वोल्ट अप्लाई किया इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत हैं, एन रीजन है तो देयर आर मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उनको खींचने के लिए यहाँ पर अभी कोई ज़ीरो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया हुआ है तो कोई पोटेंशियल नहीं है। सो दे वॉन्ट मूव, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। एज ए रिजल्ट 0 वोल्ट्स पे 0 ड्रेन करंट आएगा। सो अगर हम VDS वर्सेस ID ले फॉर VGS इज इक्वल टू 0, अभी अपने गेट को कोई पोटेंशियल नहीं दिया तो पहली रीडिंग आएगी 0 वोल्ट्स पे 0 ड्रेन करंट आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप VDS को इंक्रीज़ करोगे, जैसे 1 वोल्ट किया, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स ड्रेन। ठीक है, जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज़ करने का मतलब आप इसकी सोर्स की हाइट दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द हाइट, डिफरेंस बढ़ा रहे हो। तो अब जैसे वाटर फ्लो करना शुरू कर देगा, अगर दोनों सेम हाइट पे होते तो वाटर ने फ्लो नहीं करना था, लेकिन अब क्योंकि अब आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। 1 वोल्ट पे कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा, फिर 2 वोल्ट्स करोगे और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, वो और बढ़ जाएगा। सो दिस करंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो VDS वर्सेस ID जो ग्राफ प्लॉट करते हो दे आर नोन एज आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि दोनों पैरामीटर आउटपुट के हैं, VDS वर्सेस ID, और पहला ग्राफ हम बनाएंगे VGS 0 पे। तो इसलिए जैसे जैसे VDS इंक्रीज़ होगा ID विल इंक्रीज़। इसको कहते हैं ओमिक रीजन, इस पोर्शन को हम ओमिक रीजन कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ओमिक रीजन। सो जैसे जैसे आप VDS इंक्रीज़ करोगे ID विल गो ऑन इंक्रीजिंग टिल, लेकिन उसके साथ साथ एक इफेक्ट यहाँ पर और हो जाएगा, क्योंकि VDS बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ पर मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। जब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, सो दिस विल इंक्रीज़। लेकिन ये करने से इन दोनों P और N के बीच में रिवर्स बायस भी बढ़ रहा है। तो वो जो रिवर्स बायस है वो इतना समटाइम्स बढ़ जाता है कि दीज टू रीजन्स दे ऑलमोस्ट मीट ईच अदर। उसको हम कहते हैं कि ये पिंच ऑफ हो गया, पिंच ऑफ हो गया, क्योंकि ये दोनों रीजन्स आपस में इंक्रीज़ होके आपस में ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। उस केस में क्या होगा, ये करंट फर्दर इंक्रीज़ नहीं करेगा, रेदर कांस्टेंट हो जाएगा। हमारे माइंड में आना चाहिए कि अगर ये रीज़न जो है वो डिक्रीज़ इतना हो रहा है, नैरो हो रहा है, तो वो करंट डिक्रीज़ क्यों नहीं किया, कम क्यों नहीं हुआ, कांस्टेंट क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है कि ऑन वन साइड यही VDS
इसको पिंच ऑफ कर रही है, दोनों रीजन्स को आपस में डिप्लीशन रीजन्स को मिला रही है। डिप्लीशन रीजन वो है जिसमें फ्री चार्जेस नहीं है, वो फैल रहे हैं लेकिन बीच की चैनल नैरो होती जा रही है। लेकिन करंट डिक्रीज इसलिए नहीं कर रहा कि ऑन वन साइड ये चैनल नैरो हो रहा है, ऑन द अदर साइड ये ड्रेन जो है ज़्यादा पॉजिटिव पावरफुल हो रहा है, वो ज़्यादा ज़ोर से उन इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच रहा है। सो ये दो ऑपोजिट इफेक्ट्स होने की वजह से ये चैनल जो यहाँ पर ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, मींस जो करंट है वो कांस्टेंट हो गया, डिक्रीज़ नहीं होगा। बट हाँ, अगर VDS बियॉन्ड ए लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो उस केस में हो सकता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाए कि जितने भी बॉन्ड्स हैं इस डिप्लीशन रीजन के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, वो सारे टूट जाएं या लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर क्रिएटेड। उसको कहते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के टाइम फिर ये करंट जो है वो सडनली बढ़ता है। सो ये ब्रेकडाउन रीजन है जिसमें हम प्रैक्टिकली नहीं लेके जाते। दिस इज़ ब्रेकडाउन रीजन। और ये जिस पॉइंट से ये कांस्टेंट होना शुरू होता है उसको हम VP से डिनोट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज। यहाँ पर दोनों डिप्लीशन रीजन नियरली आपस में टच करते हैं। और फॉर VGS इक्वल टू 0, अगर VGS को आपने कांस्टेंट रखा या 0 रखा हुआ है, आपको उसको नहीं बढ़ा रहे हो, तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। उस केस में करंट ना बढ़ेगा ना कम हो जाएगा। तो ये इसको हम कहते हैं पिंच ऑफ, और इसको सैचुरेशन रीजन भी कहते हैं क्योंकि एक फिक्स वैल्यू आ गई करंट की। सैचुरेशन रीजन वो मैक्सिमम हो गया, ब्रेकडाउन में हम जाएंगे नहीं। सो दिस इज़ द फर्स्ट केस। सो ये पिंच ऑफ वोल्टेज आ गई। अब अगर आपने VGS 0 नहीं रखा, आपने ये की क्लोज कर दी और इसको चेंज किया थोड़ी सी वैल्यू, सपोज आपने -1 वोल्ट VGS अप्लाई कर लिया, तो जब आपने VGS अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो अब क्या होगा, अब ये जो गेट वाला पार्ट है ये जल्दी रिवर्स वाइस हो जाएगा। तो ये रिवर्स वाइस इस ड्रेन के रिवर्स वाइस को हेल्प करेगा। तो जो ज़्यादा रिवर्स वाइस होने से आप देखोगे जो पिंच ऑफ रीजन है वो जल्दी आ जाएगा। तो इसकी कर्व, एक तो करंट पहले से कम आएगा एंड सेकेंडली इसमें पिंच ऑफ जल्दी आ जाती है। इसमें पिंच ऑफ पहले वाली वोल्टेज पे आ जाएगी। जितना आप VGS ज़्यादा अप्लाई करोगे उतनी जल्दी PGF आएगी। और इसी तरह से इसमें ब्रेकडाउन भी जल्दी आ सकती है क्योंकि ये इस रिवर्स बायस को हेल्प कर रहा है। सो दीज आर द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स से जो इसका एक पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेन रेजिस्टेंस। उस पैरामीटर का नाम है ड्रेन रेजिस्टेंस, क्योंकि मैथमेटिकली भी कुछ क्वांटिटीज़ हम इसमें मेज़र करते हैं। सो ड्रेन रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय RD, और ड्रेन रेजिस्टेंस इज द रेशो बिटवीन द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, दैट इज डेल्टा VDS टू डेल्टा ID। ID मोस्टली मिली एम्पियर्स में होता है, वी नॉर्मली चेंज इट इनटू एम्पियर्स। और ये वैल्यू हम लेते हैं फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ VGS कांस्टेंट रखते हुए। इसका मतलब इसके एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों पॉइंट्स लेने हैं ताकि VGS कांस्टेंट हो। और यहाँ से जो चेंज आएगी वो यहाँ से डेल्टा VDS आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ यहाँ से पढ़ोगे क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट भी इसका करना है। यहाँ से डेल्टा ID आ जाएगा। दोनों की जो रेशो है उसको हम ड्रेन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसकी जो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर नोन एज और म्यूचुअल करेक्टरिस्टिक्स। तो म्यूचुअल करेक्टरिस्टिक्स के लिए म्यूचुअल करेक्टरिस्टिक्स के लिए व्हाट वी डू, सेकेंड टाइप की जो करेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर ड्रॉ करनी है, दे आर द म्यूचुअल करेक्टरिस्टिक्स। तो म्यूचुअल करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए व्हाट वी डू, इट्स ए ग्राफ बिटवीन VGS एंड ID। अब हमने VDS को कांस्टेंट कर देना है। सो वन थिंग इज़ श्योर कि अगर आप VGS को बढ़ा रहे हो और लेकिन VDS को कांस्टेंट कर रहे हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, VGS को हम रिवर्स वाइज करते हैं, तभी हमने P टाइप को नेगेटिव टेंशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब आप अकेले VGS को इंक्रीज़ करोगे और इसको कांस्टेंट रखोगे, तो याद रखना इसमें पुलिंग फोर्स जो था, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके बाहर निकाल रहा था, जिसकी वजह से ये करंट कांस्टेंट आ रहा था, तो क्या वो अब करंट कांस्टेंट आएगा जब आप VGS बढ़ाओगे या नहीं आएगा? कैन एनीबॉडी आंसर? अगर आप VDS को कांस्टेंट रखोगे, इसका मतलब यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स था, अट्रैक्टिव फील्ड था जो उनको अट्रैक्ट कर रहा था, वो कांस्टेंट हो गया, वो फिक्स्ड हो गया, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो रिवर्सिंग पोटेंशियल है यहाँ पर वो बढ़ रहा है क्योंकि आप VGS को इंक्रीज़ कर रहे हो। VGS को इंक्रीज़ करने से डिप्लीशन रीजन अब भी फैलता जाएगा, पिंच ऑफ भी होगा, लेकिन जो उनको पुल कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से VDS, वो अब कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ेगा।
तो व्हाट डू यू थिंक कि आईडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इस वीजीएस का? वीजीएस का इफेक्ट इस आईडी पे क्या होगा? मैम वो डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड पैमप्रीत, शाबाश बेटा। वो डिक्रीज होगा, अब कांस्टेंट नहीं होगा। तो इस पॉइंट को समझना है कि जब आप वीडीएस वर्सेस आईडी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हो, वहाँ पर वीजीएस को इंक्रीज नहीं कर रहे हो, लेकिन वीडीएस बढ़ रहा है। और वीडीएस के दो रोल्स हैं। ऑन वन साइड इट इज़ पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर फोर्स, ऑन द अदर साइड ये उसको जैसे टैप क्लोज कर रहा है उसको भी क्लोज कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप वीडीएस को कांस्टेंट कर देते हो, इसका मतलब पीछे से जो फ्लो हो रहा है पानी का वो सेम है, लेकिन आपने सिर्फ टैप क्लोज किया है। वीजीएस क्लोज करने का मतलब गेट क्लोज कर रहे हो, टैप क्लोज कर रहे हो, तब आप देखोगे जो फ्लो है वाटर का वो कम हो जाएगा। ऑन द सेम लाइंस इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसकी शेप ऐसी आएगी। आई एम सॉरी, ये इस तरह से आएगी। आप इसमें वीजीएस को नेगेटिव दोगे, पोटेंशियल -1 -2 एंड -3। शुरू में वीडीएस आपके कोई ना कोई वैल्यू आपने अप्लाई की हुई है एंड वीडीएस इज़ ग्रेटर देन 0, कोई पॉजिटिव वैल्यू, तो शुरू में कोई ना कोई आईडी की वैल्यू आ रही होगी। सम करंट विल बी फ्लोइंग क्योंकि चैनल अभी क्लोज नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे आप वीजीएस को इंक्रीज़ करोगे यू विल फाइंड कि ये करंट जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। एट वन पॉइंट ये करंट 0 हो जाएगा। दिस इज़ फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ वीडीएस। लोअर वैल्यू वीडीएस लोगे तो इसके नीचे ग्राफ आएगा, अगर हायर वैल्यू वीडीएस के लोगे तो वो ऊपर ग्राफ आएगा। सो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स आप यहाँ से प्लॉट कर सकते हो। जैसे वीडीएस लोअर लोगे तो वो जल्दी पिंच ऑफ हो जाएगा, और क्योंकि पुलिंग फोर्स कम हो गया। सो वीजीएस इसी तरह से ऊपर लोगे तो ऊपर करैक्टरिस्टिक्स आएंगी। फॉर डिफरेंट वीजीएस के लिए आप कट ऑफ वैल्यू वीजीएस की कौन सी आती है, कहाँ पर जाके करंट के बिल्कुल ही करंट पास ना हो, दोनों चैनल्स आपस में मीट कर गए हैं, और वीडीएस क्योंकि बढ़ नहीं रहा, सो जो शुरू में फोर्स था उतना ही रह गया। सो दैट्स वाई यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। और इस ग्राफ से भी आप एक पैरामीटर यहाँ पर निकालते हो जिसको हम कहते हैं जीएम। जीएम के दो नाम हैं, इसको ट्रांस कंडक्टेंस भी कहते हैं एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअल कंडक्टेंस। म्यूचुअल कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस और म्यूचुअल कंडक्टेंस। ट्रांस का मतलब एक पैरामीटर इनपुट का एक आउटपुट का, कंडक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो रेजिस्टेंस अगर निकालना होता हम वोल्टेज ओवर करंट करते, तो इसमें करंट ओवर वोल्टेज है। सो अगर आप यहाँ पर कोई 2 पॉइंट लेते हो तो यहाँ से डेल्टा आईडी आ जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से डेल्टा वीजीएस। वीजीएस जो है वो इनपुट साइड का पैरामीटर है, आईडी जो को आउटपुट पैरामीटर मानते हैं। तो इनकी जो रेशियो है डेल्टा आईडी, इसमें करंट ऊपर आएगा, वोल्टेज नीचे आएगी। ये इनपुट की करंट, आउटपुट का करंट है, ये इनपुट की वोल्टेज है। सो ट्रांस वर्ड या म्यूचुअल वर्ड वहाँ से आता है। कंडक्टेंस का मतलब करंट की चेंज ओवर वोल्टेज की चेंज, और एट कांस्टेंट वीडीएस इसी ग्राफ से निकलेगा। सो कांस्टेंट वीडीएस पे आप इसको निकालते हो। सो दीज आर द 2 पैरामीटर्स। एक इसमें तीसरा पैरामीटर हम निकालते हैं जिसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, म्यू। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, सो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं? म्यू एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, म्यू ये बताता है कि वीजीएस का कितना कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू वीडीएस। तो इसमें चेंज इन वीडीएस ओवर चेंज इन वीजीएस है एट फॉर ए गिवन चेंज ऑफ आईडी की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि वीडीएस को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वीजीएस को बढ़ाओगे तो करंट कम होगा। मान लो आपको आईडी फिक्स करना है तो इसको कितना बढ़ाना पड़ता है, या दूसरी तरफ ऐसे डिफाइन करते हो कि आईडी की सेम चेंज के लिए आपको वीडीएस को कितना बढ़ाना पड़ता है और वीजीएस को कितना चेंज करना पड़ता है फॉर द सेम चेंज ऑफ आईडी। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब किसका कंट्रोल ज़्यादा हुआ, वीडीएस का या वीजीएस का? किसको थोड़ा सा चेंज करने से ज़्यादा चेंज आई? आई मीन टू से दिस इट्स डेल्टा वीडीएस ओवर वीजीएस है। ड्रेन वोल्टेज को का ज़्यादा कंट्रोल है कि गेट का ज़्यादा कंट्रोल है? उसका कंट्रोल ज़्यादा जिसको थोड़ा सा भी कहने से, थोड़ा सा भी हिलाने से ज़्यादा चेंज आती है। सेम चेंज आपने लेके आनी है। म्यू इज़ कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब आपको वीडीएस को ज़्यादा चेंज करना पड़ा। ये हायर न्यूमिनेटर इज़ मोर देन डिनोमिनेटर, इसका मतलब आपको ड्रेन को ज़्यादा चेंज करना पड़ा, गेट को ज़्यादा कम चेंज करना पड़ा फॉर द सेम चेंज ऑफ आईडी। तो किसका कंट्रोल ज़्यादा है इसका मतलब आउटपुट करंट के ऊपर? मैम वीजीएस, शाबाश, वेरी गुड बेटा। सो गेट का कंट्रोल ज़्यादा, गेट सोर्स वोल्टेज कंट्रोल्स इट मोर। सो इसमें क्योंकि इनपुट वोल्टेज जो है ये हमारी इनपुट वोल्टेज है,
सो इनपुट वोल्टेज जो है वो आउटपुट करंट आईडी को कंट्रोल करती है, इट कंट्रोल्स आईडी. तो दैट्स वाई दिस डिवाइस इज़ कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. दिस डिवाइस इज़ कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. और इसको हम दोनों दूसरे पैरामीटर्स की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं. वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई डी एंड डिवाइड बाय डेल्टा आई डी. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा आई डी ओवर डेल्टा वी जी एस. अगर हम इस इक्वेशन को डेल्टा आई डी से ही मल्टीप्लाई कर दें और डेल्टा आई सी से डिवाइड कर दें. अब ये जो पहला फैक्टर है ये क्या है? दिस वॉज ड्रेन करंट RD ड्रेन रेजिस्टेंस एंड द सेकेंड फैक्टर इज़ GM. तो यहाँ से एक बहुत सिंपल सा रिलेशन निकलता है. सो अगर आपको अगर पैरामीटर्स निकालने आ जाएं, वाट आर डिफाइन करने आ जाएं, सो दीज आर द थ्री वैल्यूज़. म्यू क्या है, RD क्या है, GM क्या है, एंड इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, एंड दीज आर द टू करेक्टरिस्टिक्स. दीज आर द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स. एक इसमें क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट जो VGS है, sorry, why it is called field effect transistor. इसको हम field effect transistor क्यों कहते हैं? Why it is called field effect transistor? Then its answer is because here output current जो है depends upon the electric field depends upon the electric field across the depletion region in the channel. क्योंकि सारा करंट आप देखो वही चीज़ कंट्रोल कर रही है दैट के डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी है. जब शुरू में VDS कम था और अभी आपने VGS नहीं लगाया था तो ये पूरा चैनल खुला था आराम से, जैसे यहाँ पर टैप पूरी खुली है और वाटर फ्लो कर रहा है. जैसे जैसे आपने VDS बढ़ाया उससे पुलिंग फोर्स तो बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ ये चैनल भी नैरो होना शुरू हो गया, टैप थोड़ी क्लोज होनी शुरू हो गई. लेकिन अकेले VDS चेंज करने से कांस्टेंट हो गया, आगे नहीं बढ़ा क्योंकि पुलिंग फोर्स भी बढ़ रहा है. कि जैसे आपने डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन काफ़ी ज़्यादा कर दिया वोल्टेज का. बट अगर आप VGS बढ़ाते हो, अगर लेकिन आपने टैप को भी बंद करना शुरू कर दिया तो टैप को बंद करने से वो जल्दी क्लोज होना शुरू हो जाता है. तो सारे खेल इसमें इसी का ही है कि जो इसके अंदर डिप्लीशन रीजन है. डिप्लीशन रीजन कम है, चैनल पूरा खुला है, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. और अगर चैनल क्लोज हो गया, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई, तो कौन कंट्रोल करता है डिप्लीशन रीजन की विड्थ को? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि P के ऊपर कितना पोटेंशियल है और इधर N के ऊपर कितना पोटेंशियल है. N वाली साइड पे कितना पोटेंशियल है, P वाली साइड पे कितना पोटेंशियल है. तो वो जो पोटेंशियल है दैट क्रिएट सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, जैसे एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है. सो आउटपुट करंट हेयर डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस तो नहीं कहेंगे, इनसाइड द डिप्लीशन रीजन, क्योंकि जो P और N है वो लाइक कंडक्टर्स हैं, लेकिन जो डिप्लीशन रीजन वाला पोर्शन है वो डाइलेक्ट्रिक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है. सो हम इसमें इनसाइड वर्ड यूज़ करेंगे. सो हेयर आउटपुट करंट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लीशन रीजन इन द चैनल. मतलब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेटअप करेंगे वही कंट्रोल करता है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, विच इन टर्न विल कंट्रोल के कितना करंट फ्लो होना, वो सारा वो डिप्लीशन रीजन ही उसको कंट्रोल करेगा. चाहे वो डिप्लीशन रीजन हम VGS को चेंज करें, चाहे हम उसको VDS को चेंज करने से करें. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. कि इसमें जो हमें ट्रांजिस्टर की आउटपुट करंट के साथ मतलब है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट करंट है उसके ऊपर उस फील्ड का इफेक्ट है. कौन से फील्ड का? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लीशन रीजन के अंदर बनता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ either gate voltage or due to application of drain source voltage. So that controls the current. So that's why it is called field effect transistor. दूसरा इसमें important होता है BJT में और FET में डिफरेंसेस क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं. BJT एंड FET दोनों में डिफरेंसेस एज वेल एज देयर आर सर्टेन, कुछ तो सिर्फ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं. एक तो ये है कि BJT में इनपुट रेजिस्टेंस जो है
वो कम होता है। इसमें इनपुट रेजिस्टेंस इज़ वेरी वेरी हाई, इतना हाई होता है कि आप इसको समटाइम्स एज ए बफर यूज़ करते हो बिटवीन टू डिवाइसेस। जैसे एक का आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है और नेक्स्ट डिवाइस का इनपुट रेजिस्टेंस कम है, लो है, बीच में आप एफ लगा सकते हो, क्योंकि एफ का इनपुट रेजिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें इनपुट पे आता है VGS। तो इनपुट को और VGS को हम रिवर्स बायस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ रिवर्स बायस होती है वो तकरीबन एज एन ओपन सर्किट ही वर्क करती है। देयर इज़ नो इनपुट करंट, यहाँ पर कोई IG करंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको एज एन ओपन सर्किट, इनपुट पार्ट को नियरली ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। सो इसलिए इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट्स वेरी वेरी हाई। सो हाई इनपुट इम्पीडेंस को भी कई बार यूटिलाइज करते हैं। दूसरा इसमें डिफरेंस है कि ये BJT जो था वो करंट कंट्रोल डिवाइस थी, दिस वॉज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, एंड दिस वन इज़ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये डिवाइस जो है ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है, वो करंट कंट्रोल डिवाइस थी। ये डिफरेंस है। तीसरा, इसमें करंट को किसी जंक्शन में से नहीं, इसमें दो जंक्शंस होते थे जहाँ से करंट पास करता था, एक जैसे अमीटर बेस के बीच में, फिर बेस कलेक्टर के बीच में दो जंक्शन आते हैं। इसमें से करंट को किसी जंक्शन को क्रॉस नहीं करना पड़ता। देयर इज़, और उसका रीज़न, उसका एक आफ्टर इफेक्ट भी है कि इसमें जब जंक्शंस में से करंट जाता था तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता था। इसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ बेस के अंदर भी कुछ एक रिकम्बाइन करते हैं। सो देयर वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। हेयर देयर इज़ नो रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पर किसी भी पोर्शन में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। एज ए रिज़ल्ट इसका जो नॉइज़ लेवल है रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो फ्लक्चुएशंस आती हैं दैट इज़ वेरी वेरी लो। तो इसको बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं FET की, इसी वजह से कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्स को कहीं भी यहाँ से जब करंट पास करता है इस जगह से, तो उसको किसी भी जंक्शन को नहीं क्रॉस करना पड़ता, ना बीच में कोई बेस रीजन आता है जिसको क्रॉस करना पड़े। तो यहाँ पर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। सो रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल का जब भी होता है तो इट क्रिएट सम काइंड ऑफ रेडिएशंस एंड सम नॉइज़ लेवल्स उसमें आते हैं। तो इसमें नॉइज़ लेवल बहुत कम होता है, तो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए FET को यूज़ किया जाता है। वेराज BJT में दो जंक्शंस हैं, बीच में बेस रीजन भी है, सो लॉट्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सो एज ए रिज़ल्ट वहाँ पर इसका नॉइज़ लेवल ज़्यादा होता है और इसमें नॉइज़ लेवल जो है वो कम होता है, जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस है वो कम होगी। दूसरा इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि BJT को बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दो दो जंक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे एमिटर बनाया, उसका डिप्लीशन, अपने डोपिंग लेवल कितना रखना है, थिकनेस कितनी रखनी है, फिर बीच में आपका बेस आ गया, उसका डोपिंग लेवल और थिकनेस अलग है, फिर कलेक्टर आ गया, उसका अलग है। सो उनमें प्रॉब्लम है, उसको फैब्रिकेट करना मुश्किल है। FET इज़ ए वेरी ईजी डिवाइस टू फैब्रिकेट, काफ़ी आसान है FET को फैब्रिकेट करना। सो देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ FET एज़ कम्पेयर टू BJT। सो दीज आर द करैक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। और इसके जो एज एन एम्पलीफायर इसकी एप्लीकेशंस हैं वो हम बाद में करेंगे जब हम उधर H पैरामीटर्स करेंगे, और इसके चैप्टर में यहाँ पर जाके हम इसकी ये एप्लीकेशंस करेंगे, बिकॉज वो आपका थर्ड यूनिट का पार्ट है जिसमें हमने इसको एज ए इसकी एप्लीकेशंस करनी है। सो आपका इस टर्म में जो इस MST में जो भी सिलेबस आना है वो हमारा कंप्लीट हो गया इसके साथ ही। तो जो बाकी पोर्शन है इसमें एज एन एम्पलीफायर और इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको आपस में जो रिलेशन है दैट वी विल डू आफ्टरवर्ड्स, और उसका जो इक्वलेंट डायग्राम हम बनाएंगे, जैसे वहाँ H पैरामीटर का बनाएंगे इसका भी ये डायग्राम बनाएंगे। सो दैट वी विल डू आफ्टरवर्ड्स। इनके शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा सारे पढ़ लेना। MOSFET जो है वो आपके वैसे सिलेबस में नहीं है। सो हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं। सो यू आर रेडी फॉर योर MSTs नाउ। तो आपकी अपनी कोई बेटा डिफ़िकल्टी हो, एनी चैप्टर, एनी आर्टिकल दैट यू वांट मी टू रिपीट, और आपको हेल्प चाहिए, आई कैन डू दैट। कोई शॉर्ट क्वेश्चंस आपने पढ़े हों, क्योंकि अब तो आपने रिवीजन की होगी अगर पहले नहीं भी की। तो इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डिफ़िकल्टी हेयर सो प्लीज़ शेयर विद मी। सो अदरवाइज मेरी तरफ से ये कंप्लीट। बाइस मेथड। हाँ जी बेटे। मैम सेल्फ बाइस मेथड में प्रॉब्लम है। सेल्फ बाइस मेथड वो मैं दोबारा करवा देती हूँ अभी। I'll do that.
वैसे सेल्फ वाइज मेथड जो है उसके अपने पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे मैंने कहा है कि एक फ़्लो नहीं बनता उस आर्टिकल की। प्रॉब्लम ये है कि उसमें फ़्लो नहीं है। ये नहीं है कि पहले पार्ट से शुरू करके, जैसे अब अभी मैं जैसे वेव्स वाइब्रेशंस का चैप्टर करवा रही हूँ इनको फर्स्ट ईयर को, तो बड़े आसान है उसमें, जैसे एक जगह से शुरू हो जाए वो सारा एक फ़्लो बनता है। जो ये सेल्फ वाइज मेथड है इसमें फ़्लो नहीं बनता उतना, क्योंकि आपको पार्ट्स में प्रूव करना पड़ता है कि आपको कहाँ पर जाना है। So that's why there is a problem. So first of all I will make the circuit diagram. पूरा इस तरह से करवाऊँ या मैं बुक वाला वो पेज आपको लेके उसके ऊपर एक्सप्लेन करूँ कि वहाँ पर क्या पॉइंट्स लिखे हैं और क्या एडिशंस आपको करनी है? मैम एक्सप्लेन कर दो। ओके, मतलब बना के ना यहाँ पर बोर्ड यूज़ करके इस तरह से कह रहे हो ना? सो ये सपोज कर लो आपने कोई ट्रांजिस्टर लिया यहाँ पर, ठीक है, चाहे NPN हो या PNP हो। हाँ जी अमनजोत, कुछ कहना चाहते हो? नो मैम। ओके, सो NP हो या PNP हो, उसमें तो सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि आपने बैटरी कौन सी लगाई हुई है। अब इसके सर्किट डायग्राम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर आर 2 रेजिस्टेंसेज हेयर जो आप पोटेंशियल डिवाइडिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, एंड वन ऑफ देम इज़ R1, अदर रेजिस्टेंस इज़ R2। पहले तो इसका सर्किट अच्छे से आपने 1-2 बार बना के देख लेना है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है जो हम यूज़ करते हैं, विच इज़ नोन एज RE। इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा होता है जो सिर्फ AC को बाईपास करने के लिए। DC जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें इसका कोई रोल नहीं है कैपेसिटर का, क्योंकि DC वोल्टेज सारी RE के क्रॉस आनी है। तो दिस पार्ट इज़ कनेक्टेड हेयर। और समटाइम्स हम इसमें अगर इनपुट सिग्नल देना हो तो वो भी हम कैपेसिटर के थ्रू देते हैं, बट इसका भी DC बाइसिंग में कोई रोल नहीं है इस कैपेसिटर का भी। एंड देन बट दोबारा ज्वाइन कर लेना अगर ये ख़त्म होता है तो।